हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसको कौन इशू करता है, ठीक है, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं और उसकी पार्टीज़ कौन कौन इन्वॉल्व होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स भी हमने कुछ किए थे कंसेप्ट वाइज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट, डेट इज़ प्रोमिसरी नोट। व्हाट इज़ प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट से मतलब क्या समझ में आता है? प्रोमिसरी मतलब प्रॉमिस, ठीक है। किसी ने प्रॉमिस किया है पेमेंट करने का, प्रॉमिस ऑफ मेकिंग पेमेंट। अब पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? जिसने माल खरीदा होगा। इसका मतलब कौन प्रॉमिस कर रहा है? बायर या परचेज़र का हो, ठीक है। जो माल खरीद रहा है वो क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है कि मैं फ्यूचर में आपको पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। सबसे पहले क्या है ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कर रहा है। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या था? अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। और ये क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कि मैं आपको पेमेंट करने के लिए राजी हूँ लेकिन विदाउट एनी कंडीशन। मतलब कि अगर 1% में पेमेंट नहीं कर पाया तो मैं और किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होऊंगा कि आप मेरी कोई और चीज़ को लें, ठीक है। तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। सेकंड, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, ओरली नहीं है, तो ये भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मेड बाय बायर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा था? सेलर, ठीक है। सेलर अपने उस पर साइन कर रहा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा था, और बायर क्या कर रहा था? उसे एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन प्रोमिसरी नोट कौन बना रहा है? खुद बायर बना रहा है, ठीक है। और अपनी इंस्ट्रूमेंट में राइटिंग में दे रहा है कि मैं आपको पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एंड थर्ड वन, प्रॉमिस टू मेक पेमेंट बाय द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन है? जिसको पेमेंट करनी है, यानी कि बायर। प्रॉमिस टू मेक पेमेंट बाय द प्रोमिसर, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड, ठीक है। देयरफॉर नोन एज प्रोमिसरी नोट, ठीक है। इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। उसमें क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहे थे, ठीक है, और प्रॉमिस जो बायर था वो उसे एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन ये तो खुद ही बायर बना रहा है, पेमेंट करने के लिए वो खुद ही नोट बना रहा है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। जैसे ये रोहन है और ये मोहन है। इसने इसको इसने इसने रोहन ने इसको माल बेचा, गुड्स, इसको पेमेंट करनी है। तो ये कौन हो गया? इसको पेमेंट करनी है, तो ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर प्रोमिसरी नोट इसको इशू कर रहा है, इज ड्रॉन, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या कर रहा है? प्रोमिसरी नोट ड्रॉन कर रहा है फॉर मेकिंग पेमेंट। तो इसमें क्या है? नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय बायर, क्योंकि जब बना ही बायर रहा है तो
उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो साइन करके उसको दे देगा कि मैं आज आपको पेमेंट कर दूंगा प्रोमिसरी नोट के जो मैंने इशू किया है आपको। अब प्रोमिसरी नोट में आता है कि पार्टीज इन्वॉल्व इन प्रोमिसरी नोट, कौन कौन सी पार्टीज प्रोमिसरी नोट में इन्वॉल्व होती है। नंबर पहला, मेकर और ड्रॉयर। वो कौन होता है? वो बायर होता है या परचेजर या डेटर कहो। ठीक है, ये वो पर्सन है, अगर हम इसमें लिखे पर्सन हु मेक्स और ड्रॉज द प्रोमिसरी नोट टू अ टू पे अ सर्टेन अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन प्रोमिसरी नोट। जो प्रोमिसरी नोट में अमाउंट लिखा हुआ है वो पेमेंट करने के लिए वो लाइबल है। ठीक है, तो मेकर कौन हुआ? बायर और परचेज़र। बायर का हो, परचेज़र का हो, डेटर का हो, बात एक ही है। ठीक है, वो उसको ड्रॉ करता है किसके ऊपर? नंबर सेकंड पार्टी ड्रॉई के ऊपर या पेई का हो। ठीक है, हमारे इस केस में कौन था? रोहन, जिसको पेमेंट करना था। तो ये क्या हो गया? रोहन। और मेकर और ड्रॉअर कौन हुआ? मोहन, जिसको पेमेंट करना है रोहन को, क्योंकि रोहन ने माल बेचा तो पेमेंट कौन करेगा? मोहन, रोहन को। तो मेकर ड्रॉअर कौन हो गया? ये मोहन। तो ये कौन हुआ? ये सेलर या सप्लायर या क्रेडिटर का हो। इसको हम क्या लिखेंगे? पर्सन इन हुज फेवर प्रोमिसरी नोट इज इशूड या ड्रॉन का हो। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको प्रोमिसी भी कहेंगे। जैसे ड्रॉर, जैसे पेई था, ऐसे ही ये प्रोमिसी भी कहेंगे इसको, जिससे प्रॉमिस किया है। किसने? बायर ने प्रॉमिस किया है सेलर से कि मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो ये कौन हुआ? ये हुआ प्रॉमिसर, इसको हम प्रॉमिसर भी कहेंगे, और ये प्रॉमिसी। ठीक है, तो हमारी ये दो पार्टीज़ हो गई जो प्रॉमिसरी नोट को एक इशू कर रही है, बायर या परचेज़र। ठीक है, डेटर का हो, प्रॉमिसर का हो उसको, और जो पेमेंट रिसीव करेगा उसको ड्रॉई, पेई या प्रॉमिसी। ठीक है, जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट इशू किया है। नाउ अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैच्योरिटी ऑफ अ बिल। मैच्योरिटी ऑफ बिल क्या होता है कि जब, जैसे मान लो 30 दिन का हमारा पेमेंट, 30 दिन बाद पेमेंट ड्यू है, 30 days लेटर पेमेंट इज ड्यू। ठीक है, तो 30वां दिन क्या हुआ? ये मैच्योरिटी, इसे कहते हैं मैच्योरिटी डेट। ठीक है, अभी मैच्योरिटी डेट होती है, इसे क्या कहते हैं हम? पेमेंट डेट। लेकिन इस पेमेंट डेट में +3 days का क्या करते हैं? ग्रेस ऐड कर देते हैं। तो 30 दिन बाद क्या हो रहा है? हमारा उसको पेमेंट करने के लिए लायबल है वो, 30 दिन बाद उसको पेमेंट करना है, 30वें दिन जैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इस दिन क्या हो रहा है? हमारा पेमेंट डेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो रहा है हमारा। क्रेडिट पीरियड जो हमने अपने बायर को क्रेडिट पीरियड दिया था 30 दिन का, वो एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, और एंड इंस्ट्रूमेंट इज पेबल। अब जो इंस्ट्रूमेंट हमने इशू किया उसके ऊपर वो क्या हो रहा है? पेबल होने का ड्यू है, और क्रेडिट पीरियड उसका एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो अब उसको पेमेंट करना बनता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड कहते हैं, इसे कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस।
हम उसको 3 दिन का समय दे रहे हैं कि इस 3 दिन के अंदर, वैसे तो आपका पीरियड एक्सपायर हो चुका है, आज को आपको आज ही पेमेंट करना है, लेकिन हम एक 3 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दे रहे हैं कि अगर आप आज नहीं कर पा रहे हो तो इन 3 दिन के अंदर, और हम आपको दे रहे हैं एक छूट दे रहे हैं कि इन 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना ही करना होगा। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज कोई एक बिल है 5 मार्च का, जो कि पेबल है आफ्टर 30 डेज। ठीक है, तो अब देखो 5 मार्च का बिल है और पेबल है कब, 30 दिन बाद। ठीक है, अब देखो 5 तारीख, हम 5 को काउंट नहीं करेंगे अब, आफ्टर डेट, बिल डेटेड 5 मार्च आफ्टर डेट। ठीक है, कि मतलब हमने 5 तारीख को जो बिल डेटेड है उसके पेबल होगा वो 30 दिन बाद, 30 दिन बाद आफ्टर डेट। ठीक है, जो 5 मार्च है उसके 30 दिन बाद जाके वो पेमेंट होगा। तो 5, अब देखो हमारे मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 डेज मार्च में। ठीक है, अब 31 डेज में से हमने 6 तारीख से काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि 5वें दिन तो हमारा क्या हुआ है, बिल इशू हुआ है, तो उसके दिन, उस दिन जिसके बाद से हमको डेज काउंट करना है। तो 31 डेज होते हैं मार्च में, 5 डेज ये हो चुके हैं। इसको काट देंगे हम, क्योंकि 5 मार्च के बाद से हमारा बिल क्या होगा, ड्यू होगा ना। तो कितने डेज हुए, 26 डेज। ठीक है, अब 26 डेज किसके हैं, किसके हैं, ये मार्च के। अभी 26 डेज है, लेकिन वो पेबल कब है, 30 दिन बाद। तो 4 डेज और किसके, अप्रैल के। तो टोटल कितने डेज हो गए, 30 डेज हो गए। अब यहाँ तक हमारी जो 26 डेज था, यहाँ तक हमारी डेट क्या बैठ रही थी, देखो अगर हम यहाँ देखें इसको, तो हमारी डेट क्या बैठ रही है, 31 मार्च। 5 तारीख के बाद 26 दिन बाद हमारी क्या बैठेगी, 31 मार्च। और जब 31 मार्च के बाद जब फिर प्लस 4 दिन और ऐड करेंगे तो वो क्या बचेगी, 4 अप्रैल। ठीक है, ये क्या है, आफ्टर 26 डेज फ्रॉम 6 मार्च। ठीक है, और ये आफ्टर 4 डेज फ्रॉम 31 मार्च। क्योंकि 31 मार्च तक हमने दिन कितने काउंट कर लिए, 26 दिन हो गए। और 31 मार्च के बाद हमारे क्या हो गए, 4 दिन और, क्योंकि हमें टोटल कितने डेज करने हैं, 30। अभी हमारे कितने डेज हो गए, 26 और प्लस 4, 30 डेज। तो 4 अप्रैल हो गए, 4 अप्रैल हो गई। तो और इसमें 3 डेज हम क्या करेंगे, 3 डेज ग्रेस पीरियड। तो कितना हो गया, 4 अप्रैल प्लस 3 दिन, 7 अप्रैल। इसको फिर से समझते ढंग से, 5 मार्च को हमने बिल इशू किया जो कि 30 दिन बाद पेबल है। ठीक है, तो हम 5 मार्च को भूल जाएंगे, क्योंकि 30 डेज आफ्टर डेट, मतलब 5 मार्च के बाद जब हम 30 दिन काउंट करेंगे, तो 5 मार्च के बाद हम गिनेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 31 तारीख तक कितने दिन बैठ रहे हैं, 26 डेज। ठीक है, 31 मार्च तक हमारे 26 दिन बैठ रहे हैं, 6 मार्च से स्टार्ट करके। और हमें पेमेंट कब करना है, 30 दिन के बाद। तो 31 मार्च तक 26 दिन बैठ रहे हैं, तो 30 दिन कब तक बैठेंगे, 4 डेज और उसमें ऐड करेंगे। तो क्या डेट बैठ रही है, 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल में अब हमें 3 दिन का और ग्रेस पीरियड ऐड करना है। ठीक है, तो 4 अप्रैल में हम 3 दिन और ऐड करेंगे, तो हमारी क्या डेट बैठ जाएगी, 7 अप्रैल हमारी क्या बैठ जाएगी, ड्यू डेट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में ये दिया होता, बिल डेटेड 5 मार्च, ठीक है, एंड पेबल आफ्टर 1 मंथ।
अब डेज नहीं दिया हुआ, अब केवल मंथ दिया हुआ है, 1 मंथ, ठीक है। आफ्टर डेट मतलब 5 मार्च के बाद, 5 मार्च के बाद 6 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो हमारा जो नेक्स्ट मंथ बैठेगा वो किस तारीख में बैठेगा, अगला महीना 5 अप्रैल में। एक महीने के गैप को क्या कहेंगे, इसमें अब डेज काउंट नहीं कर रहे, हम एक महीना देख रहे हैं, तो एक महीना भी कौन सी अगली डेट में बैठेगी जाके, कौन सी, 5 अप्रैल। ये क्या है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ डेट। इसमें हम +3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, ग्रेस पीरियड, तो हमारी ये कितनी बैठ जाएगी, 8 अप्रैल। लेकिन अगर 8 अप्रैल में, अब केस आ गया कि 8 अप्रैल में क्या हो रहा है, एक पब्लिक हॉलीडे हो गई, ठीक है। अब पब्लिक हॉलीडे हो गई तो हम जो पेमेंट की ड्यू डेट है वो 1 डे प्रीसीडिंग कहो या प्रीवियस डे, 1 डे प्रीसीडिंग या प्रीवियस, ठीक है। मतलब कि हम पेमेंट की जो ड्यू डेट है 1 डे प्रीसीडिंग प्रीवियस ड्यू डेट, मतलब कि आज 8 अप्रैल को हमारी कोई पब्लिक हॉलीडे बैठेगी, हमने 5 तारीख का बिल था, 1 मंथ के बाद हमें वो पेमेंट करनी थी उसकी, ठीक है। 1 मंथ के बाद क्या बैठ रहा है उसकी डेट, 5 अप्रैल बैठ रही है, ठीक है। हमने उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड किया, तो 8 अप्रैल को हमारी ड्यू डेट बैठ रही है। लेकिन जब देखा कि 8 अप्रैल की एक कोई हॉलीडे बैठ रही है, पब्लिक हॉलीडे, मतलब कि कोई दशहरा या कुछ ऐसी हॉलीडे बैठ गई जिस दिन पेमेंट नहीं हो सकती, तो हम कौन सा डे काउंट करेंगे फिर, 1 डे प्रीसीडिंग, मतलब पिछला दिन, 7 अप्रैल, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा केस कि अगर 7, ये जो 8 अप्रैल है, ठीक है, इस दिन एकदम एमरजेंसी हॉलीडे हो गई, कोई एमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, अगर कोई नॉर्मल पब्लिक हॉलीडे बैठ रही है तो एक दिन पहले हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट की जो ड्यू डेट है उसको काउंट करेंगे। मतलब 8 अप्रैल को अगर कोई पब्लिक हॉलीडे बैठ रही है तो 7 अप्रैल उसको कंसिडर करेंगे ड्यू डेट को। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर की है एकदम, ठीक है, विदाउट एनी प्री डिक्लेरेशन, ठीक है, कोई इमरजेंसी एकदम डिक्लेयर की है, तो जो हमारा ड्यू डेट होगी वो कौन सी होगी, नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट, मतलब कि 8 अप्रैल ना होकर फिर 9 अप्रैल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट एंड और कुछ कंसेप्ट हम और क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।